सबसे पहले हम बात करें अशोक महान की, तो इनका जो कार्यकाल है वो अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद ये शासक बने थे। और हमने देखा था कि किस प्रकार उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है और उस संघर्ष में वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बनते हैं। बहरहाल अशोक महान का जो शासनकाल है वो 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ये जो है प्राचीन भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध सम्राट माने जाते हैं। ना केवल प्राचीन भारत के बल्कि पूरे भारतीय इतिहास के भी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक महान सम्राट माने जाते हैं। इनके विभिन्न नाम और उपाधियों की बात करें तो इतिहास में इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनके अभिलेखों में मुख्य रूप से इन्हें देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी और राजा जैसी उपाधियों से संबोधित किया गया है। इसके अलावा मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो हैं इनके, वो अशोक के नाम से इन्हें संबोधित करते हैं। तो पहली बार हमें इनके नाम अशोक की जानकारी कहाँ मिलती है, यह है मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख है उनसे इनके इस नाम की हमें जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों याद रखिए कि अशोक, सम्राट अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले सम्राट हैं जिन्होंने अपनी जनता को संबोधित करने के लिए पाषाण स्तंभों का इस्तेमाल, पाषाण स्तंभ जो अभिलेख लिखवाए, लेख लिखाए, उनके माध्यम से अपनी जनता को संबोधित करते हैं। तो इसीलिए जब भी हम सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो बीच बीच में जरूर ये बताएंगे कि किस शिलालेख पर, किस गुहालेख पर या किस स्तंभ लेख पर उन्होंने कौन सी आज्ञा खुदवाई थी और उस पर किस किस तरह के चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था। तो याद रखें, स्तंभ लेख, गुहालेख और इनके बारे में हम बार बार जानकारी लेंगे, तो आप इस बात को, इस शब्द से परिचित रहें। पहले बात करते हैं इनके सत्ता संघर्ष की। दोस्तों इन्होंने लगभग 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष किया, यानी उत्तराधिकार का जो संघर्ष चला है बिंदुसार के पुत्रों के बीच में, हमने देखा उसके लगभग 101 पुत्र थे, उनमें जो संघर्ष चला है उसकी हम बात करें तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक इनके 4 वर्षों का जो इतिहास है वो एक तरह से उत्तराधिकार संघर्ष का काल कहलाता है। उत्तराधिकार युद्ध के नाम से इस काल को हम जानते हैं। और दिव्यावदान, महावंश और दीपवंश जैसे जो ग्रंथ हैं वो हमें इस संघर्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार बिंदुसार के पश्चात उनके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चला। और विशेषकर ये जो उत्तराधिकार युद्ध है, ये उत्तराधिकार का जो संघर्ष है, ये मुख्य रूप से हम अशोक और सुसीम के बीच में हम ये संघर्ष दिखाई देता है। हालांकि हमने देखा था कि बिंदुसार जो थे वो अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहते थे और उसके प्रति उनका ज़्यादा स्नेह था, परंतु क्योंकि अशोक ज़्यादा योग्य थे और उन्होंने अपनी इस योग्यता का परिचय उस विद्रोह को दबाकर भी दिया था, जो कि कहाँ हुआ था, वो विद्रोह हुआ था तक्षशिला में। जो 2 विद्रोह हुए थे उनको दबाकर अशोक ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था उसमें। और कहा जाता है कि जो दरबार का जो एक बड़ा गुट था, जो प्रमुख गुट था, वो अशोक को शासक बनाने के पक्ष में था। तो इस प्रकार इनके बीच में जो संघर्ष चलता है 4 वर्ष का, उसमें अंततः अशोक की विजय होती है। वो अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी प्राप्त करते हैं। हालांकि एक भाई जो तिस्सा था उसको वो छोड़ देते हैं, उनके साथ ही वो भाई रहता है। अब इनके व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनकी जो माता थी वो थी सुभद्रंगी जो थी इनकी माता का नाम है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उसे जो राज परिवार के अंदर, जो दरबार में जो कलह चल रही थी, जो संघर्ष चल रहा था आपसी, उसके तहत इन्हें निष्कासित कर दिया गया था। और जब ये षड्यंत्र समाप्त हो गया राज दरबार में, तब उनको वापस बुलाया गया। और जब वो वापस आई तो उन्हें एक पुत्र हुआ और कहते हैं कि उस पुत्र की जन्म पर उनकी माता ने कहा था कि अब मुझे किसी प्रकार का शोक नहीं है, इसीलिए इनकी इस पुत्र का नाम अशोक रखा गया था। याद रखिए इस नाम के पीछे की कहानी ये है। तो इनकी माता का सुभद्रंगी जो है इनकी माता का नाम है। और अशोक जो थे अपने पिता के शासनकाल के दौरान, यानी कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान, वो कहाँ के गवर्नर थे? वो उज्जैनी के गवर्नर थे। याद रखिए वो उज्जैनी के गवर्नर थे। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक अपने पिता के शासनकाल में कहाँ के गवर्नर थे? तो उज्जैनी के गवर्नर थे। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक 2 विद्रोहों को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो तक्षशिला में जो विद्रोह होता है उसे दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अशोक ने निभाई है। इसके अलावा अशोक की, इनकी जो अभिलेख हैं अशोक के या तात्कालिक जो ग्रंथ है, उनमें अशोक की कई पत्नियों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक पत्नी है देवी के बारे में उल्लेख हमें दीपवंश और महावंश नाम के जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने प्रेम विवाह किया था। तो एक प्रेम विवाह की जानकारी मिलती है अशोक के, वो इन दीपवंश और महावंश नाम की जो सिंहली अनुश्रुतियां, उसमें इस बात की हमें जानकारी मिलती है। और उस पत्नी का नाम है देवी। एक अन्य पत्नी का भी हमें जानकारी मिलती है, वो है कारुवाकी। याद रखिए अभिलेखों में अशोक की जिस पत्नी का नाम का उल्लेख किया गया है वो है कारुवाकी। तो याद रखें अभिलेखों में किस पत्नी का उल्लेख किया गया है? कारुवाकी का। इसके अलावा इनकी 2 महत्वपूर्ण संतानों की हम बात करें तो एक तो महेंद्र और दूसरी है संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा भी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, विशेषकर क्योंकि अशोक ने इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया था। ये दोनों ही पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निकल गए थे, इसीलिए इनका भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी 2 संतान है महेंद्र और संघमित्रा।
तो इस प्रकार हमने अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करें उनके साम्राज्य विस्तार की। देखिए दोस्तों, अशोक ने कोई बहुत ज़्यादा अभियान, सैनिक अभियान अपने शासनकाल में नहीं किए और शायद इसकी ज़रूरत भी उन्हें नहीं पड़ी होगी। कारण ये रहा क्योंकि जो हमने पहले भी जब हमने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकांश जो अभियान है अपने जीवन काल में, या अधिकांश जो विजय प्राप्त कर ली थी, और जितना जो मौर्य साम्राज्य आज हमें अशोक के समय दिखाई देता वो लगभग उन्होंने ही जीत लिया था। तो इन्हें कोई बहुत बड़े अभियान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हाँ, इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण अभियान किए थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। एक तो जो अशोक का अभियान है वो है कश्मीर तथा खोतान पर अभियान। कश्मीर और खोतान के विरुद्ध अशोक ने अभियान किया था, और ये जो अभियान है उन्होंने अपने 7वें वर्ष, अपने शासन राज्याभिषेक के 7वें वर्ष किया था, यानी कि 260 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने ये अभियान किया था। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है। और राजतरंगिणी ग्रंथ किसका है आपको पता है? ये ग्रंथ जो है कल्हण का ग्रंथ है। कल्हण जो कि कश्मीर के इतिहासकार हैं, विशेषकर राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। तो कल्हण के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपनी कश्मीर विजय के दौरान श्रीनगर नाम के नगर की स्थापना वहाँ पर की थी। याद रखिए, श्रीनगर नाम के नगर की स्थापना इस दौरान अशोक ने वहाँ की थी। इसके अलावा अशोक ने एक और नगर की स्थापना की थी, वो है ललित पत्तन, जो कि नेपाल में है, जो कि आजकल नेपाल में ललित पत्तन नामक नगर की स्थापना भी इन्होंने अपने कश्मीर और खोतान अभियान के दौरान की थी। तो दो, ये याद रखें कि दो नगर यहाँ बसाए उन्होंने, एक तो श्रीनगर और दूसरा है ललित पत्तन। अब बात करें एक दूसरे महत्वपूर्ण अभियान की, कलिंग अभियान। दोस्तों, जो कलिंग का युद्ध है वो अशोक के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। वो इसलिए नहीं कि अशोक ने कलिंग को विजित किया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि इसके बाद अशोक का संपूर्ण जीवन ही बदल गया। और हम ये देखते हैं कि ना केवल अशोक का जीवन बदला, बल्कि इतिहास में उनको हम इसी वजह से जानते भी हैं, और इतिहास की जो आने वाले जो कालखंड थे उन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा है। तो ये जो युद्ध है, कलिंग का जो युद्ध है अशोक का, ये उनके जीवन को परिवर्तनकारी युद्ध साबित होता है उनके जीवन में। देखते हैं किस प्रकार। तो कलिंग युद्ध जो है वो 8वें वर्ष लड़ा गया है, 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया है। और इस बात की जानकारी अशोक द्वारा जो कलिंग के विरुद्ध अभियान किया जाता है, इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। आपको पता, हमने हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो भारत की सबसे प्राचीन प्रशस्ति मानी जाती है। इसे हम प्राचीनतम प्रशस्ति कहते हैं भारत की। प्राचीनतम प्रशस्ति मानी जाती है हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये अभिलेख हमें इस बात की जानकारी देता है कि उस समय जब अशोक का आक्रमण हुआ कलिंग के ऊपर, तो उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का शासक शासन करता था। याद रखिए, उस समय जो राजा था उसका नाम था नंदराज, और इसकी जानकारी हमें मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। अब क्या कारण रहे कि आखिर अशोक को कलिंग पर आक्रमण करना पड़ा, कलिंग के विरुद्ध अभियान करना पड़ा, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो इसके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। इससे पहले कि हम ये कारण देखें, एक बार आप यहाँ मैं भारत का थोड़ा सा नक्शा बना देता हूँ, जो कि मैप है, यहाँ एक मिनट देख लेते हैं। देखिए, ये इस तरह से, ये है हमारा प्यारा भारत। ये वाला हिस्सा मैं आपको, विशेषकर जो दक्षिण वाला हिस्सा है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ऊपर वाले हिस्से की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो भारत का हिस्सा है, और कलिंग को अगर हम देखें तो भारत के राजनीतिक मानचित्र में अगर हम कलिंग को देखते हैं तो वो उड़ीसा में, वर्तमान जो उड़ीसा है वहाँ ये पड़ता है। ये वर्तमान उड़ीसा के अंदर, ओडिशा भी कहते हैं इसे आजकल, उड़ीसा में कलिंग है। कलिंग की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। विशेषकर व्यापारिक दृष्टि से कलिंग की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो यहाँ से पाटलिपुत्र से जाने वाले जो स्थल मार्ग थे, वो दक्षिण भारत की ओर जाने वाले जितने भी मार्ग थे वो कलिंग से होकर गुजरते थे। और जब तक कलिंग में कोई विदेशी राज्य का शासन था, तब तक ये संभव नहीं था कि उस आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ से जो दक्षिण पूर्वी एशिया से जो व्यापार होने वाला था, दक्षिण पूर्वी एशिया को जो व्यापार होता था, उसमें भी यहाँ जो बंदरगाह थे, यहाँ उड़ीसा के तट पे जो बंदरगाह है या कलिंग के तट पे जो बंदरगाह है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखते थे। तो कलिंग का विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थिति थी। इसके अलावा आंतरिक व्यापार की दृष्टि से भी इसका बहुत ही महत्व था। इसीलिए कलिंग की विजय अशोक के लिए काफ़ी अनिवार्य थी। और कलिंग क्योंकि एक इनके राज्य के बीच में पड़ता था, और एक बड़े साम्राज्य के भी एक छोटा सा अगर स्वतंत्र राज्य है तो वो एक तरह से क्या है, उनके लिए नासूर हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कलिंग पर आक्रमण करने के कारण है, मुख्य रूप से व्यापारिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से वो दक्षिण पूर्वी एशिया को जो किया जाने वाला व्यापार और आंतरिक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा विदेशी व्यापार हेतु भी समुद्री मार्ग का रास्ता भी यही होता है।
एक और महत्वपूर्ण कारण था कलिंग पर आक्रमण करने का, वो ये था कि कलिंग जो था, जो आज का उड़ीसा है, वो उस समय हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए। अब हाथी क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि हम देख रहे हैं कि जो प्राचीन भारत की जो सेना है, मौर्यकालीन जो सेना है, उसमें जो हस्ती सेना बहुत ही महत्वपूर्ण सेना है। हमने ये भी देखा था कि जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में जो संधि हुई थी, उस दौरान भी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दान दिए थे। तो हाथियों का बहुत महत्व हुआ करता था प्राचीन भारत की सेनाओं में, विशेषकर मौर्य सेना की हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति थी हाथियों की। इसलिए हाथियों की जो प्राप्ति स्थल है, या हाथियों के लिए ये कलिंग जो था प्रसिद्ध था, इसलिए भी इस पर अधिकार करना आवश्यक था। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण है कलिंग पर आक्रमण करने के। तो कलिंग के आक्रमण, लेकिन कलिंग का जो युद्ध है उसका महत्व क्या है? तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया है तो ये बहुत भयंकर आक्रमण था, और अशोक ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख सैनिक लगभग इसमें घायल हुए। तो इस तरह की विभीषिका को देखकर अशोक काफ़ी द्रवित हो गया उसके हृदय, और उसने हमेशा के लिए युद्ध को त्यागने का प्रण कर लिया। तो एक तो खास बात यह कि इस युद्ध का महत्व यही है कि उसने हमेशा के लिए युद्ध नीति का त्याग कर दिया और हमेशा के लिए धम्म की नीति का अनुसरण कर लिया। ये अशोक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग का जो युद्ध है, क्योंकि उसने हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया और धम्म की नीति का अनुसरण किया। तो ये इस युद्ध का महत्व है। अब हम बात करें कि जब कलिंग विजय हो गई है, खोतान की विजय हो गई है, तो इस समय अशोक की बात करें तो इस समय मौर्य साम्राज्य की सीमाओं की किस तरह से देखा जाए, सीमाएं कितनी थी, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ दक्षिण की अगर हम बात करें तो विशेषकर कर्नाटक तक उनका साम्राज्य था। हालांकि कुछ दक्षिण भारत के 3 राज्य, चोल, चेर और पांड्य जो राज्य हैं, जो कि संगम युगीन राज्य माने जाते हैं, वो इनकी सीमा से काफ़ी दूर थे। तो कर्नाटक से लेकर उत्तर में अफगानिस्तान तक, या उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और पश्चिम में अगर हम बात करें तो काठियावाड़, गुजरात से लेकर, इसकी जानकारी में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इनके जो साम्राज्य जो पश्चिम भारत में फैला तो उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्लेख किया गया, अशोक के बारे में उसमें उल्लेख किया गया। इसीलिए इस बात का पता चलता है कि इनका मौर्य साम्राज्य काठियावाड़ तक फैला हुआ था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी तक भी साम्राज्य इनका फैला हुआ था। तो इस प्रकार एक विशाल साम्राज्य, अभी हमने देखा कि नेपाल की विजय उन्होंने कर ली थी, तो नेपाल तक भी उनका साम्राज्य, तो एक प्राचीन भारत का विशालतम साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था। यहाँ पर ये मैप भी दिया गया है, आपको नक्शा मानचित्र दिया गया भारत का, जो ये जो कलर है आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को इसमें दिखाया गया है। अब बात करते हैं आगे, बात करें विदेश नीति की। अशोक की जो विदेश नीति थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। विदेश नीति इसकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित थी। दोस्तों ये जो विदेश नीति है अशोक की, ये अपने पूर्व शासक, विशेषकर अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य से थोड़ी सी भिन्न दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने हालांकि विदेशियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, कूटनीतिक संबंध स्थापित किए बाद में, और वहाँ से कई राजदूत भी उसके दरबार में आए, परंतु मेगस्तीन जैसे एक मेगस्थनीज प्रसिद्ध यूनानी राजदूत है, बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। लेकिन अशोक की जो विदेश नीति थी वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित थी। उन्होंने कभी किसी विदेशी राज्य पर आक्रमण नहीं किया था। जबकि हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ा अभियान किया सेल्यूकस के खिलाफ और अफगानिस्तान तक उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था। तो इनकी जो नीति थी वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व थी। इसके अलावा ये कूटनीतिक संबंधों को महत्व देते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अशोक की जो विदेश नीति जो थी उसमें धम्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अशोक ने अपने जितने भी विदेशी राज्य थे, पड़ोसी राज्य थे या विदेशी शासक थे, उनके पास अपने धम्म दूत भेजे थे। उन्होंने उच्च स्तरीय धम्म आयोग उन्होंने वहाँ भेजे थे और उनके साथ संबंध स्थापित किए थे। तो अशोक की विदेश नीति में महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके धम्म का महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बढ़ें, अब बात करें अशोक के धम्म की। जैसा हमने शुरू में इस वीडियो के आपको बताया था कि अशोक जो है वो विशेषकर इतिहास में अपनी विजय नीतियों के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि वो इतिहास में जाने जाते हैं अपने धम्म की नीति के लिए, अपने धम्म के लिए जाने जाते हैं। इसलिए अशोक के धम्म का अध्ययन अलग से करना आवश्यक है। तो अशोक के धम्म का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। यहाँ पर अशोक का जो धम्म है, हमने देखा कि वो इतिहास में विशेष रूप से इसी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इतिहास में प्रसिद्धि का उनका प्रमुख कारण उनका धम्म ही है। अब धम्म क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ये धम्म क्या है। क्या कोई एक विशेष धर्म विशेष है? ऐसा नहीं है। ना तो ये कोई हिंदू धर्म है, ना बौद्ध धर्म है, ना जैन धर्म है, ना कोई समकालीन कोई धर्म है। बल्कि अशोक ने क्या किया, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, कुछ आचरण बनाए, कुछ नियम बनाए। उन्हीं को एक सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, उन्हीं को धम्म कहा जाता है। तो प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जो आचार संहिता निर्मित की अशोक ने, वही है अशोक का धम्म। याद रखिए, प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जो आचार संहिता निर्मित की, वही अशोक का धम्म कहलाता है। और ये कोई धर्म विशेष नहीं है। अब इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें अशोक के दूसरे स्तंभ लेख से मिलती है। याद रखिए,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो विभिन्न अभिलेख हैं अशोक के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अशोक के इतिहास को अध्ययन करने में। तो कई ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही उसका इतिहास लिखा है। तो जब भी हम अशोक के बारे में बात करें तो उसके अभिलेखों का उल्लेख करना ना भूलें जहाँ जहाँ जरूरत होती है। तो अभिलेखों में विस्तार से इस बात, दूसरा स्तंभ जो लेख है उसमें बताया गया है कि धम्म क्या है। दोस्तों इसी अभिलेख में, दूसरे स्तंभ लेख में अशोक पहले खुद ही प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, फिर इसी बात का वो जवाब देता है कि आखिर धम्म क्या है। आगे तो समझ गए आप कि अशोक का ये जो धर्म है कोई धर्म विशेष नहीं है, बल्कि एक तरह से क्या है, नैतिक आचरण के नियम है ये, जो कि ना केवल उसने प्रजा के लिए बनाए बल्कि राजा ने खुद स्वयं सम्राट अशोक ने भी इनका पालन किया और अपनी जो नौकरशाही थी, अपने जो अधिकारीगण थे, उनके जो मंत्रीगण थे, उनके लिए भी अनिवार्य किया कि वो इस तरह के धर्म के नियमों का पालन करें। अब धम्म के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें। याद रखिए जब भी आपसे धम्म के बारे में अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाता तो हमने बता दिया था कि प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो आचरण नियम बनाए गए वो थे, वो क्या है, धम्म है। जबकि अगर हम विस्तार से अगर हम कहें तो धम्म के प्रमुख सिद्धांत, जो अशोक का जो धम्म था उसमें कुछ प्रमुख सिद्धांत थे, 5 सिद्धांत प्रमुख हैं उनमें। एक तो है सहिष्णुता, दूसरा है अहिंसा, तीसरा लोक कल्याण, आडंबरहीनता और श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। तो ये 5 प्रमुख सिद्धांत हैं जो आपको याद होने चाहिए अशोक के धम्म के। पहले बात करें सहिष्णुता की, तो अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांतों में सबसे प्रमुख माना है इसे सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब हम ना केवल अपने विचारों को व्यक्त करने का हमें अधिकार, बल्कि दूसरों के विचारों की हमें सम्मान करना चाहिए। तो एक तरह से यहाँ 2 तरह की उसने सहिष्णुता की बात कही है, एक तो व्यक्ति की खुद की सहिष्णुता, इसके अलावा विचारों की सहिष्णुता। तो सर्वाधिक बल इसी पर दिया है, सर्वाधिक बल जिस सिद्धांत पर दिया है धम्म के, वो है सहिष्णुता। तो सर्वाधिक बल दिया। इसके अलावा व्यक्तियों और विचारों और विश्वासों की जो आपसी सहिष्णुता है उसके बारे में भी उसने बात कही। और किस शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया, तो हम देखते हैं कि 7वां, 11वां और 12वें शिलालेख में इस बात का उल्लेख किया गया है। सहिष्णुता का जो सिद्धांत बताया गया है वो 3 शिलालेखों में बताया गया, 7वें, 11वें और 12वें। इसके अलावा जो दूसरा लघु शिलालेख है उसमें भी अशोक ने इस धम्म के सिद्धांत के बारे में, सहिष्णुता के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है वो है अहिंसा। अहिंसा यानी युद्ध और हिंसा द्वारा विजय की नीति का त्याग। यानी कि अगर किसी को विजित करना है तो युद्ध के द्वारा और हिंसा के द्वारा विजित करने की नीति का उसने पूरी तरह से त्याग कर दिया। और देखते हैं हम कि जब कलिंग युद्ध के बाद उसने पूरी तरह से इस नीति का, युद्ध द्वारा किसी राज्य को जीतने की नीति का वो स्वयं त्याग कर देता है। और जीव हत्या का भी, अहिंसा में जीव हत्या का भी वो विरोध करते हैं। और इसका उल्लेख हमें पहले और 11वें शिलालेख में देखने को मिलता है। उसके अहिंसा के सिद्धांत का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? पहले और 11वें शिलालेख में। इसके अलावा 5वां जो स्तंभ लेख है उसमें भी हमें इसके अहिंसा के धम्म के सिद्धांत का उल्लेख देखने को मिलता है। अब लोक कल्याण, तीसरा जो प्रमुख सिद्धांत है वो है लोक कल्याण, यानी जनता का कल्याण, जो आम नागरिकों का कल्याण। और आम नागरिक जो अशोक ने अपना जो प्रशासन स्थापित किया, आगे जाके हम बात करते हैं, अशोक का जो प्रशासन है उसमें मुख्य रूप से इसने नागरिकों के कल्याण को महत्व दिया है सबसे ज्यादा। और इस बात का उल्लेख उसने अपने धार्मिक धर्म के सिद्धांतों में भी किया। यानी जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत इसके धर्म का वो है लोक कल्याण। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है दूसरे शिलालेख एवं 7वें स्तंभ लेख में। इस बात का उल्लेख मिलता है कि उसने लोक कल्याण को कितना महत्व दिया है। इसके बाद बात करें आडंबरहीनता, जो चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है धम्म का वो है आडंबरहीनता, यानी कि निरर्थक अनुष्ठान और यज्ञों पर उसने प्रतिबंध लगाया। जो निरर्थक है, जिनका कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं है, जिनका उस तरह के जो आडंबर दिखावा जो है, उस तरह के यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, उन पर उसने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी। इसके अलावा जो 5वां सिद्धांत है वो है इसका श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। ये श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता मतलब इसमें सच्चाई और ईमानदारी जैसे सिद्धांतों को इसमें अपनाया गया है। तो ये 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, सहिष्णुता, अहिंसा, लोक कल्याण, आडंबरहीनता, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। ये उसके धम्म के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। अब बात करें इसके धम्म के स्वरूप की, यानी उसके धम्म का स्वरूप क्या था। तो दोस्तों विभिन्न विद्वानों ने इस बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे हम यहाँ कुछ मत देख लेते हैं। एक तो जो फ्लीट नाम के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि ये अशोक का राजधर्म था। राजधर्म का मतलब होता है यानी उसके राज्य का धर्म था। तो फ्लीट का मानना है कि ये अशोक का राजधर्म था। जबकि राधा कुमुद मुखर्जी जो इतिहासकार हैं, उनका मानना था कि ये कोई राजधर्म नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक सार्वभौम धर्म है। सार्वभौम का मतलब सभी के लिए अपनाया जा सकने वाला धर्म है ये, यानी हर धर्म का, हर पंथ का व्यक्ति इसे अपना सकता है। वो है एक तरह से सार्वभौम धर्म। इसके अलावा भंडारकर जो इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि ये अशोक का उपासक बौद्ध धर्म है, यानी कि जो
जो उपासक हैं बौद्ध धर्म के, वो एक तरह से कहीं ना कहीं अशोक के बौद्ध धर्म के नज़दीक ज़्यादा हमें दिखाई देता है। तो उपासक बौद्ध धर्म के रूप में भंडारकर ने ये बात कही है। इसके अलावा हम बात करें कि क्या ये अशोक का व्यक्तिगत धर्म था, तो ये अशोक का व्यक्तिगत धर्म तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो क्या था, बौद्ध धर्म। आखिर अशोक किस धर्म को मानने वाला था? व्यक्तिगत तौर पर अगर हम बात करें तो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म अनुयायी था। इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है? इस बात की जानकारी हमें मिलती है क्योंकि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। याद रखिए, इतिहास में अभी तक कितनी बौद्ध संगीतियां हुई है? 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। जो तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियों के हम आयोजन करने की हम बात करें तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। एक बार देख लेते हैं कहाँ का, वो कहाँ हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी वो, राजगृह में, अजातशत्रु। 4 बौद्ध संगीतियाँ अभी तक हुई है इतिहास में, राजगृह में अजातशत्रु के समय, दूसरी हुई वैशाली में। वो किस शासक की? वो हुई कालाशोक के समय। कालाशोक जो शासक थे उनके समय हुई है। तीसरी बौद्ध संगीति, जैसे हमने कहा, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई है, पाटलिपुत्र। और इसका आयोजन किसने कराया? इसका आयोजन अशोक ने कराया। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ, कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर का एक कुंडल वन जगह है, वहां इसका आयोजन किया गया। और ये आयोजन किसने किया? कनिष्क ने किया। कुषाण शासक कनिष्क ने इसका आयोजन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। राजगृह वाली अजातशत्रु ने आयोजित की। वैशाली में जो संगीति, दूसरी संगीति होती है बौद्ध संगीति, ये पहली है, ये दूसरी है, क्रम से लिखी हुई है आपके सामने, ये तीसरी है और ये है चौथी। तो 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। और जो तीसरी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किसने किया? उसका आयोजन सम्राट अशोक ने किया था। तो इस बात से पता चलता है कि सम्राट अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है वो कौन सा धर्म है? वो बौद्ध धर्म माना जाता है। और इस बौद्ध संगीति के दौरान जो मोगलीपुत्तिस है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। मोगलीपुत्तिस इस समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार उनका जो व्यक्तिगत धर्म है वो बौद्ध धर्म है। इसके अलावा ये जो अगर हम बात करें अशोक के धर्म के स्वरूप की, आपने 3 मत दे दिए शुरू में, फिर आपने चौथा मत भी बता दिया कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। लेकिन अब हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि जो अशोक के धर्म का जो स्वरूप है वो एक व्यापक अवधारणा है। जो अशोक का धर्म एक व्यापक अवधारणा है, वो किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। ना तो वो बौद्ध धर्म है, ना जैन धर्म है, ना हिंदू धर्म है, वो किसी धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक अवधारणा है जो कोई धर्म विशेष को नहीं मानती है। तो इस प्रकार उसके धर्म के स्वरूप के बारे में हमने बात की। अब बात करें कि उसने अपनी इस धर्म की नीति के क्रियान्वयन के लिए क्या किया, आखिर उसको किस तरह से लागू किया। तो दोस्तों, अशोक ने ना केवल सिद्धांत बनाए बल्कि उन सिद्धांतों को लागू करने की ओर भी ध्यान दिया, और इसके लिए काफ़ी कुछ प्रयास भी उसने किए। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रयास उसने किए। उसने काफ़ी व्यवहारिक उपाय इसके लिए अपनाए। उसने स्वयं, एक तो खास बात है कि उसने स्वयं युद्ध की नीति का त्याग कर दिया। उसने जब सिद्धांत बनाए तो सबसे पहले स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत किया उसने, और उसने सबसे पहले स्वयं भी युद्ध की नीति का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। तो एक पहला उसने ये उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरी बात है, उसने नौकरशाही को उत्तरदायी बनाया इस बात के लिए। उसने कहा कि ये जो सिद्धांत है धर्म के, वो लागू करने के लिए जनता के प्रति जो नौकरशाही है वो उत्तरदायी होगी। यानी कि ये धर्म के सिद्धांत केवल जनता के लिए नहीं है, केवल उनके नैतिक उत्थान के लिए नहीं है, बल्कि राजा के लिए भी जरूरी है, और उनकी जो नौकरशाही है उसके लिए भी धर्म के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है, और उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक हित के कार्यों का अवलंबन भी किया। अपने इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए अशोक ने कई सार्वजनिक हित के कार्य भी उसने करवाए। इसके अलावा उपदेशों को पाषाण पर उत्कीर्ण, जनता उसके सिद्धांतों को सही ढंग से समझ सके, इनके प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने विभिन्न शिलालेखों और अभिलेखों के माध्यम से, शिलालेखों, स्तंभ लेखों के, गुहा लेखों के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार किया ताकि जनता इस सिद्धांतों को ढंग से समझ सके। तो उसने उपदेशों को पाषाण पर उत्कीर्ण करवाया, जो आज भी हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा उसने हिंसा पर, पूरे राज्य में हिंसा पर प्रतिबंध लगाया। विशेषकर अनावश्यक जो हिंसा थी उस पर उसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसके 5 सिद्धांतों में अहिंसा वाला जो सिद्धांत है वो भी एक महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया।
इसके अलावा अशोक ने अपने धर्म के सिद्धांतों को लागू करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में समान नागरिक और समान दंड संहिता लागू की। यानी पूरे राज्य के अंदर एक समान दंड व्यवस्था होनी चाहिए, एक समान न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, और सभी जो नागरिक हैं उनके लिए आचार संहिता जो है, नागरिक संहिता, वो भी समान होनी चाहिए। इस बात का भी उसने ध्यान रखा। जो हम आज भी देख रहे हैं कि भारत के जो आज का परिदृश्य है राजनीतिक, उसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसे आज हम लागू करने का प्रयास करें, लेकिन जबकि आज से हजारों साल पहले एक प्राचीन सम्राट ने इन्हें लागू करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा धम्म आयोग और धम्म महामात्रों की नियुक्ति के द्वारा भी इसने अपने सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया। तो धम्म आयोग और धम्म महामात्रों की नियुक्ति, जो कि जनता के बीच जाके उनकी समस्याएं देखते थे और इनका धर्म का प्रचार करते थे, इनको इसने नियुक्ति दी। अब धम्म की नीति का अगर मूल्यांकन करें कि कितनी सफल थी उसकी वो नीति, तो एक तो खास बात है कि जो धम्म के जो सिद्धांत थे वो हमें भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों भी हमें दिखाई देते हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें तो वो वही सिद्धांत है जो कि अशोक ने अपनाए। तो ये धम्म की संस्कृति के, ये जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का समावेश उसने किया था, जो आज भी चले आ रहे हैं। इसके अलावा जो परवर्ती शासक थे उन्होंने भी इन्हें अपनाया। हम देख रहे हैं कि मध्यकाल में अकबर ने भी आकर एक विशेष प्रकार का धर्म चलाया था। तो जो परवर्ती उसके बाद वाले जितने भी शासक हुए हैं इतिहास में, चाहे वो आधुनिक काल के हम महात्मा गांधी की बात करें या अकबर की बात करें प्राचीन मध्यकाल में, तो जितने भी शासक हुए, जितनी महान विभूतियां हुई, उन्होंने इन सिद्धांतों को कहीं ना कहीं अपनाने का प्रयास किया था। तो ये उस एक तरह से क्या है, उसकी धम्म की नीति की सफलता मानी जा सकती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं साथ साथ कि अशोक के बाद जो मौर्य साम्राज्य है वो एक तरह से समाप्त हो जाता है और उसकी धम्म की जो नीति है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो उसके जो दुर्बल उत्तराधिकारी थे वो उसकी इस नीति को फलीभूत नहीं कर पाए, आगे लागू नहीं कर पाए। और इसके अलावा नौकरशाही की जो दुर्बलता थी और उसमें जो भ्रष्टाचार था वो भी उसकी धम्म की नीति उसके बाद सफल नहीं होने का एक प्रमुख कारण था। तो दो मुख्य कारण हम ये देखते हैं कि उसकी धम्म की नीति असफल रही। लेकिन मोटे तौर पर अगर माने तो ये जो धम्म की नीति है वो सफल रही थी, क्योंकि किसी शासक विशेष पर निर्भर नहीं करती नीति। वो ये देखा जाता है कि वो आगे आने वाले जो शासक हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, उनको कितनी ज़्यादा वो प्रेरित करती हैं उसकी नीतियाँ, वो उसकी सफलता का आधार माना जाता है। तो उस आधार पर हम देखेंगे तो अशोक की जो धम्म की नीति है वो वाकई में आज भी प्रासंगिक मानी जा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं अशोक का मूल्यांकन कर लेते हैं कि आखिर अशोक एक सम्राट के तौर पे, एक शासक के तौर पे कितने सफल थे। सबसे पहले हम बात करें एक तरह से वो युग पुरुष थे, यानी कि इतिहास में ऐसे बहुत कम सम्राट होते हैं और हमने ये भी देखा था कि वो भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं और विशेषकर अपनी धम्म की नीति की वजह से वो प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महान शासक गिने जाते हैं। इसके अलावा धम्म और अन्य नीतियां उन्होंने जो आज भी प्रासंगिक, उनकी जो धम्म की नीति, उनकी जो प्रशासन में उन्होंने जो सुधार किए थे, लोक कल्याण की बात उन्होंने की थी, वो आज भी उनकी नीतियां प्रासंगिक मानी जाती है। और उन्होंने लोक कल्याण के आदर्श को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी जनता के। उन्होंने ये भी कहा था अपने शिलालेखों में, अपने अभिलेखों में इस बात का उल्लेख किया कि मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, लेकिन मुझे जनता की परेशानियों से अवगत कराया जाना चाहिए। तो एक तरह से वो लोक कल्याणकारी आदर्श को उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके अलावा इसके लिए लोक कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वृक्षारोपण करवाया, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की ओर उन्होंने ध्यान दिया। इसके अलावा उन्होंने आर्थिक और आधारभूत जो संरचना है उसमें काफ़ी सुधार किए। इसके अलावा धम्म की नीति का प्रतिपादन, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि धम्म की नीति के प्रतिपादन के द्वारा उन्होंने न केवल अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ नियम बनाए, इसके अलावा उन्होंने अपनी नौकरशाही को जिम्मेदार बनाया और स्वयं सम्राट ने भी इन धम्म के सिद्धांतों का पालन किया। तो धम्म की नीति का जो प्रतिपादन है वो भी उन्हें एक महान पुरुष बनाती है, एक युग पुरुष बनाती है इतिहास में। उन्होंने राजा प्रजा नौकरशाही संहिता का निर्माण किया। इसके अलावा प्रथम शासक हमें वो दिखाई देते हैं जो जनता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करते हैं। इतिहास में अगर हम देखें प्राचीन भारतीय इतिहास में, तो पहले शासक हैं जो अपनी जनता से सीधे बात करने का प्रयास करते हैं अपने अभिलेखों के माध्यम से, अपने स्तंभलेख, अपने गुहालेख और अपने शिलालेखों के माध्यम से जनता से सीधा संबोधित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे पहले शासक हमें वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा उन्होंने धम्म यात्राएं, प्रतिवेदकों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने जनता को संबोधित करने का प्रयास किया और जनता की समस्याओं को जानने का उन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा अशोक ने न केवल धम्म की नीति का प्रतिपादन किया, केवल नैतिक बातें नहीं की उन्होंने, इसके अलावा जो भौतिक संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिए भी बहुत काम किया उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने कृषि भूमि का विस्तार किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। इसके अलावा उन्होंने युद्धबंदियों को वनों और खानों में लगाया और रोजगार के विभिन्न उपाय उन्होंने प्रस्तुत किए। इसके अलावा गाँवों के विकास के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। एक खास बात है कि उन्होंने समान नागरिक संहिता और दंड संहिता का प्रतिपादन किया। संपूर्ण साम्राज्य के लिए उन्होंने एक जैसे दंड संहिता और एक जैसे नागरिक संहिता का उन्होंने पालन किया। उनको दंड विधान को थोड़ा सरल बनाने का उन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा जो उनकी विदेश, सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी जो विदेश नीति थी वो समसामयिक थी, यानी कि उस समय के हिसाब से थी। और आज भी हम देखते हैं कि उनकी जो विदेश नीति का जो सिद्धांत है, सह अस्तित्व का जो सिद्धांत है, वो आज भी
भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने सम्राट अशोक, जिन्हें भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक, विशेषकर प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक माना जाता है, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। और इनके तमाम चीज़ों, इनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में और इनके धर्म के बारे में हमने विशेष तौर पर अध्ययन किया है। आगे की कक्षाओं में हम इनके बाद के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।